अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? ये अर्थव्यवस्था में देखिए गया कि आय व्यय रेखा है। आय व्यय रेखा y इक्वल टू सी प्लस आई है। ये अर्थव्यवस्था में C प्लस आई है। अर्थव्यवस्था में उपभोग प्लस निवेश है। उपभोग प्लस निवेश है। वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पॉइंट, और अर्थव्यवस्था में जो आपकी नेशनल इनकम है वो OY1 है। अर्थव्यवस्था ये प्रारंभिक अवस्था में है। प्रारंभिक अवस्था में देश में राष्ट्रीय आय OY1 है। देश में राष्ट्रीय आय OY1 है, और अर्थव्यवस्था में ये अभी संतुलन बिंदु पर है। जो आय व्यय रेखा, जो OY रेखा है, आय व्यय रेखा, आय व्यय रेखा को जो आपकी उपभोग तथा निवेश रेखा, इसको आप एग्रीगेट डिमांड कह दो तो बुरी बात नहीं होगी। यदि एग्रीगेट डिमांड रेखा ई पॉइंट पर काटती है, अर्थव्यवस्था में जब आई का मान बढ़ाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप, आई का मान बढ़ाने के परिणाम स्वरूप आपकी एग्रीगेट डिमांड रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। ऊपर की ओर शिफ्ट होती है तो उसके परिणाम स्वरूप C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये कुछ हमको दिखाई पड़ता है। C प्लस आई प्लस डेल्टा आई हमको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश का मान बढ़ता है, डेल्टा आई का मान बढ़ता है, ये आपका यहाँ पर डेल्टा आई को रिप्रेजेंट करता है। जब डेल्टा आई का मान बढ़ता है तो तुरंत इंस्टेंट जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो निवेश बढ़ने के परिणाम स्वरूप तुरंत राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती। तुरंत राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती। आपका आज निवेश बढ़ा है तो निवेश के लगभग 2 साल या 3 साल जैसे भी इकोनॉमी की आपकी स्पीड होगी, उसके बाद ही तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो इंस्टेंट जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ये डॉटेड पॉइंट होता है, जहां तक मांग रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है तो एक प्रकार का ये गैप जनरेट हो जाता है E और A के बीच में। यानी जो नई आपकी मांग रेखा है, अब पुराने संतुलन बिंदु के बीच में एक प्रकार का गैप जनरेट हो जाता है, क्योंकि तुरंत निवेश बढ़ने से राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती है। तो ये जो गैप जनरेट होता है, ये एक प्रकार का इन्फ्लेशन जनरेट करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को जन्म दे देता है। मुद्रास्फीति बाद में जब आउटपुट आता है इन फ्यूचर में, तब सॉल्व होता है। तो इस प्रकार के गैप को इन्फ्लेशनरी गैप की संज्ञा दी गई है। स्थितिक अंतराल, इस इन्फ्लेशनरी गैप की संज्ञा दी गई है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश का मान बढ़ जाए और निवेश का मान बढ़ने के परिणाम स्वरूप तुरंत राष्ट्रीय आय ना बढ़े, तो इस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप की संज्ञा देते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में सरकार क्या करती है, रोड पर ज्यादा खर्च कर देती है। जब अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो बढ़ा देती है तो तुरंत इकोनॉमी और प्राइस राइज बड़ा तेजी से होता है, लेकिन इन फ्यूचर में हमारा प्राइस राइज कंटिन्यू डिक्लाइन करता चला जाता है। तो इन फ्यूचर में ये प्राइस राइज हमारा क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश बढ़ता है तो प्रारंभ में मूल्य में वृद्धि बहुत तेज होती है, और इन फ्यूचर में जैसे जैसे उत्पादन होता जाता है उसके परिणाम स्वरूप आउटपुट आता जाता है, जिससे ये इन्फ्लेशनरी गैप समाप्त होता चला जाता है। और इन्फ्लेशनरी गैप समाप्त होने के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का जो प्रभाव होता है, इन्फ्लेशन का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का प्रभाव कैसे समाप्त हो जाता है, इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार रीजनरेट करता हूं। ये आपका आय व्यय रेखा है, ये आपकी आय व्यय रेखा है। y इक्वल टू C प्लस आई, सॉरी y इक्वल टू C, ये आपकी आय व्यय रेखा है। एंड आप देखिए अर्थव्यवस्था में C प्लस आई रेखा, ये C प्लस आई है। जहां पर आय व्यय रेखा यानी उपभोग तथा निवेश में हम लोग समानुपातिक अनुपात है, और अर्थव्यवस्था में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर आय व्यय रेखा को उपभोग तथा निवेश रेखा, जिसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड लाइन भी कहते हैं। प्रोफेसर कीन्स का अगर एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला याद हो कि एग्रीगेट डिमांड विल बी डिपेंड अपॉन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपकी ये नेशनल इनकम होगी। द नेशनल इनकम विल बी OY1 विल बी नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय होगी। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो निवेश बढ़ने के परिणाम स्वरूप तुरंत अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती, इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। जब कुछ ना कुछ टाइम लगता है तो प्रारंभ में मूल्य
में वृद्धि ज्यादा दिखाई पड़ती है, ये मूल्य में वृद्धि को दिखाई पड़ती है, तो इसे गैप को, जो ये आपका मांग तथा मूल्य के बीच में अंतर हुआ, ये गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप की संज्ञा देते हैं। ये जो गैप है, देखिए मांग बढ़ गई है जबकि पूर्ति आपकी, ये पूर्ति रेखा को आप भी इसको कह सकते हैं, ये पूर्ति रेखा है जो आपकी आय व्यय रेखा है, तो ये पूर्ति उतनी है, यहाँ पर मांग तथा पूर्ति दोनों बराबर है ई पॉइंट पर। ये आपकी मांग रेखा एग्रीगेट डिमांड लाइन है, ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, दोनों ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, इसलिए नेशनल इनकम OY1 है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश डेल्टा आई का मान बढ़ जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप समग्र मांग रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो देखिए मांग तथा पूर्ति के बीच में एक अंतराल जनरेट होता है जिसे हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप की संज्ञा देते हैं। इन्फ्लेशनरी है, गैप है, ये स्थितिक अंतराल है। तो ये प्रारंभ में स्थितिक अंतराल कितना होता है, AE स्थितिक अंतराल होता है, AE स्थितिक अंतराल होता है। लेकिन जैसे जैसे निवेश यानी जो मशीनें हैं वो उत्पादन देने लगती, जब अर्थव्यवस्था में भाई 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल नहीं देगी, लेकिन कभी ना कभी निवेश आउटपुट देने लगता है, उत्पादन देने लगता है। जब अर्थव्यवस्था में ये उत्पादन आने लगता है तो अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम हमको बढ़ती दिखाई पड़ती है। जब आउटपुट का मान बढ़ेगा तो नेशनल इनकम का मान बढ़ेगा और हमारी नेशनल इनकम बढ़ करके Y1 से Y2 हो जाएगी। अभी भी देखिए इन्फ्लेशनरी गैप कितना है, B और C। ये भी देखिए बी ऑफ सी इन्फ्लेशनरी गैप अभी है, सप्लाई तथा डिमांड के बीच अभी भी एक अंतराल है, दैट इज BC अंतराल। यानी इन्फ्लेशनरी गैप जो AE था यहाँ पर वो अब घट करके 1 साल बाद या 6 महीने बाद CB हो गया है, बट इन्फ्लेशनरी गैप अभी भी है। फिर कुछ समय बाद जब और आपका बचा हुआ इन्वेस्टमेंट उसका भी आउटपुट मार्केट में आ जाता है तो आप देखते हो कि नेशनल इनकम और अधिक इनहेंस करके Y3 हो जाती है। तो देखिए नेशनल इनकम और इनहेंस कर गई और इन्फ्लेशनरी गैप और कम हो गया, जो आपका मूल्य बढ़ा था वो बैलेंस होता जाता और अंत में एट लास्ट वी कम एट इवन पॉइंट, जहां पर आपका एग्रीगेट सप्लाई रेखा एग्रीगेट डिमांड रेखा 1 के बराबर हो जाती है और इस प्रकार राष्ट्रीय आय का निर्धारण Y3 पॉइंट पर आ जाता है। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई का मान बदलता है तो तुरंत डेल्टा वाई का मान हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि इस गुणक प्रोसेस में 1 या 2 साल का टाइम लग जाता है। तो तब तक हमको मूल्य में वृद्धि अधिक दिखाई पड़ती है और ये जो मूल्य में वृद्धि अधिक होती है ये इन फ्यूचर में एडजस्ट होती चली जाती है और हम लोग एक प्रकार से सीढ़ी नुमा पाथ पे चलते हैं। ये सीढ़ी नुमा पाथ है, रास्ता है और अर्थव्यवस्था एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है और राष्ट्रीय आय आपकी OY3 के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी गैप समाप्त हो जाता है। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है कि इन्फ्लेशनरी गैप इंस्टेंट अल्पकाल में तुरंत जब अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि किया जाता है तो मांग तथा पूर्ति के बीच में जो अंतराल पैदा होता है उस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप की संज्ञा देते हैं। तो ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप का संबंध पाया जाता है, ये प्रोफेसर कीन्स ने डेवलप किया। तो ये आपका हुआ इन्फ्लेशनरी गैप। शायद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वी आर गोइंग ऑन टू डिस्कस डिफ्लेशन अस्फीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। अस्फीति पर जब चर्चा करेंगे तो अस्फीति या डिफ्लेशन बाजार की वो दशा होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य तेजी से गिरता है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से गिरता है जबकि उत्पादन उतनी तेजी से नहीं गिरता। उत्पादन भी कम होता बट उतनी तेजी से नहीं होता। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जब तेजी से गिरता है तो इस कंडीशन को अस्फीति कहते हैं। और जब मूल्य गिरेगा तो याद रखना प्रोड्यूसर का प्रॉफिट पहले से क्या होगा, कम होगा। जब प्रोड्यूसर प्रॉफिट कम करेगा तो प्रॉफिट कम करने से अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो याद रखना जब इन्वेस्टमेंट कम हो गया, निगेटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव कहिए, आपने कंपनियां फैक्ट्रियां बंद कर दिया तो इन यहाँ पर गुणक उल्टा काम करेगा, गुणक उल्टा काम करेगा और राष्ट्रीय आय को और कई गुना कम कर देगा। आपको गुणक चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि गुणक सीधा भी कार्य करता है और गुणक उल्टा भी काम करता है। और गुणक उल्टा कब कार्य करता है, जब अर्थव्यवस्था में अस्फीति के लक्षण नजर आते हैं।
और याद रखना कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश उल्टा होगा तो राष्ट्रीय आय कम होगी, और राष्ट्रीय आय कम होगी, कान का एम्प्लॉयमेंट जो आपका डेल्टा एन का मान है, यानी जो रोजगार गुणक है, वो अर्थात बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगार हो जाएंगे तो इनकी इनकम और कम हो जाएगी। जब इनकी इनकम और कम हो जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप मार्केट में डिमांड और कम हो जाएगी। जब डिमांड और कम हो जाएगी तो प्राइस और तेजी से कम होगा। प्राइस तेजी से कम होगा, अर्थव्यवस्था में वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन आपका रोजगार तब तक छीन चुका होगा, आपकी इनकम ही नहीं रहेगी, और वस्तुएं हो सकता है 1 रुपए केजी भी मिलने लगे। परिणाम स्वरूप जो ठेले में 1 रुपए केजी आलू बिकेगा, वो भी अर्थव्यवस्था में जब लाभ नहीं अर्न करेगा, दुकान पर अपने गली पर जाकर के आलू प्याज बेचेगा, लोग 1 रुपए केजी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है और उनके पास इनकम नहीं है। परिणाम स्वरूप ठेला वाला भी इकोनॉमी में आना बंद कर देगा। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में त्राही मच जाएगी। ठीक है, तो डिफ्लेशन इकोनॉमी में मच बैड होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में भले वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़े, प्राइस बढ़ता है, लेकिन आपका रोजगार आपके साथ रहता है। भले आपकी खरीदने की क्षमता कम होती है, लेकिन आपके पास इनकम होती है। भले आप आलू प्याज या अदर कमोडिटी कम खरीद पाते हो, यहाँ पे कम खरीद पाते हो, वर्ड याद रखना, और यहाँ पर आप खरीद ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम ही खत्म हो गई है, आपका एम्प्लॉयमेंट जा चुका है। तो इन्फ्लेशन में लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है, तो मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन इनकम नहीं खत्म होती है, आपका रोजगार बना रहता है। बस आपको इतना वेतन नहीं मिलता कि मार्केट की सारी वस्तुएं आप खरीद सको। आटा दाल चावल आप खरीदोगे, लेकिन पहले से कम खरीदोगे। पहले 1 किलो खरीदते थे, अब प्राइस राइज होने के परिणाम स्वरूप आप मात्र आधा केजी खरीद रहे हो। जब आधा केजी आप क्या करते हैं, दाल चावल खरीद रहे हो, तो आप परिवार को एक भी मीटिंग खिला रहे हो। लेकिन इस कंडीशन में जब आपकी इनकम ही नहीं रहेगी, तो यहाँ पर आप आटा दाल चावल जो इन्फ्लेशन में आप आधा खरीद रहे थे, इसमें आप खरीद नहीं सकते हो। तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन बुरा है, लेकिन डिफ्लेशन बहुत ही बुरा है। डिफ्लेशन बहुत बुरा है, और 1930 की जब अमेरिका में महामंदी आई, तो उसके परिणाम स्वरूप यही सर्कल चालू हुआ, और लोग बेरोजगार होकर के रोड पर घूम रहे थे। 300 बैंक बंद हो गए थे, और लोगों के पास खाने के लिए इनकम नहीं बची थी। तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आपकी केवल क्रय शक्ति क्षमता कम करती है, बट इनकम नहीं खत्म करती। इनकम आपको प्राप्त होगी, बट आपकी खरीदने की पावर कम हो जाएगी, जो इन्फ्लेशनरी गैप के कारण अल्पकाल में होगा। इन फ्यूचर में कीन्स ने कहा कि जैसे इन्फ्लेशनरी गैप खत्म होगा, आपकी रियल परचेजिंग पावर वापस आ जाएगी। 1-2 साल आपको प्रॉब्लम करेगा, जब तक ये इन्फ्लेशनरी गैप पूरा नहीं हो जाता। तो जिस दिन इन्फ्लेशनरी गैप पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपकी इनकम की क्रय शक्ति क्षमता पूर्ण हो जाएगी, क्रय शक्ति पावर पुनः वापस आ जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप आप वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय करने लगोगे। लेकिन और इस चीज के अंतर्गत जब आपका रोजगार नहीं रहेगा, तो आपकी इनकम नहीं रहेगी, परिणाम स्वरूप ये स्थिति बेहद भयावह हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि किसी वो देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य गिरता, तो आप समझ जाइए वो अर्थव्यवस्था बहुत भयावह कंडीशन से गुजरने वाली है। जबकि इन्फ्लेशन के अंतर्गत हम ये देखें कि अर्थव्यवस्था में लोगों के थाली में रोटियां कम हो जाती हैं, लेकिन डिफ्लेशन थाली को ही गायब कर देता है। ठीक है, तो यही कहावत सिद्ध हो जाती है कि इन्फ्लेशन इज बैड। मानते हैं कि इन्फ्लेशन बुरा, क्यों? क्योंकि मेरे थाली से रोटियों की संख्या इसने कम कर दी है। लेकिन डिफ्लेशन इज वेरी बैड, डिफ्लेशन बहुत ही बुरा है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी थाली ही खत्म कर दी। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए और स्पीड बहुत बुरा होता है, जबकि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बुरा होता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन, इन फ्यूचर में जब इन्फ्लेशनरी गैप आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपको फिर से रिकवर कर देगा, और आपकी इनकम की जो परचेजिंग पावर है वो पुनः बनी रहेगी। लेकिन इन्फ्लेशन के अंतर्गत आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिलती रहेगी, भले आपको इनकम कम मिले।
एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा, भले इनकम कम मिलेगी, लेकिन और इस फीट के अंतर्गत आपका प्रॉफिट लॉस होने से इन्वेस्टमेंट निगेटिव काम करता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निगेटिव काम करता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका पॉजिटिव काम करता है, यहाँ पे मल्टीप्लायर उल्टा दिशा में काम करता है और इस फीट में, जबकि इन्फ्लेशन के अंतर्गत पॉजिटिव दिशा में काम करता है। यहाँ पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों खो देते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों जनरेट करते हैं, बट इनकम का लेवल पहले से कम हो जाता है, क्योंकि आपकी खरीदने की क्षमता पहले से कम हो जाती है। तो इस प्रकार इस फीट में बेरोजगारी बहुत अधिक होती है, जिसको कहेंगे ऐच्छिक नहीं, जिसको कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। और इन्फ्लेशन में ऐच्छिक बेरोजगारी आपको रहेगी, इसमें आपको रहेगी ऐच्छिक बेरोजगारी ज्यादा रहेगी। मतलब रोजगार मिलेगा, लेकिन आप कहोगे सर बहुत कम वेतन है, इस पे हम नहीं काम करेंगे। ठीक है, आप अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। ठीक है, इसमें सभी लोग अनैच्छिक बेरोजगारी आपको दिखाई पड़ेगी। अर्थव्यवस्था में आप काम ढूंढेंगे, लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा, परिणाम स्वरूप आपकी इनकम इसमें बिल्कुल जीरो की तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं और हो जाते हैं। इसमें कभी भी इनकम आपकी खत्म नहीं होगी, बस उसकी क्रय शक्ति ही समाप्त होगी। यही है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में मूल अंतर। ठीक है, ये बताइए अब पॉइंट किसको नहीं समझ में आया? आप चैट बॉक्स नहीं, आप मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया, आप ऐसे बोलिए। ये पॉइंट क्लियर हुए आपके कि फिर से हमको समझाना पड़ेगा? यस सर, क्लियर हो गया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। समझा दें, धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, यस सर। मैं कोई ब्लैंक स्लाइड ढूंढ लेता हूँ, ये वाला कर देता हूँ। ये डिमांड पुल से कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसको मत आपको कुछ समझना। मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से फिर से समझाता हूँ विद सिस्टमेटिक। आपको याद रखना ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तब आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में यार मूल्य गिरना तो बड़ा बुरा हो गया। ठीक है, आप कभी भी मूल्य गिरेगा तो आप हताश हो जाएंगे। चलो मैं देखता हूं पहले इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहता है कि इन्फ्लेशन वो होता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है, तो उस कंडीशन को नॉर्मली हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। दिस इज नॉर्मल कंडीशन है इन्फ्लेशन की, कि लगातार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है। जब मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। जब उपभोक्ता खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो उपभोक्ता थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो जाता है, क्यों? किसी वस्तु में उससे छीन रही है। लेकिन प्राइस राइज होने से एक दूसरा वर्ग होता है जिसे हम प्रोड्यूसर वर्ग कहते हैं, जिसे हम लोग इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर कहते हैं, इन्वेस्टर का प्रॉफिट राइज हो जाता है, इसमें प्रॉफिट राइज हो जाता है। प्राइस बढ़ने से जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनका लाभ बढ़ जाता है। जब लाभ बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था में वो लोग निवेश ज्यादा करने लगते हैं। लाभ मिल रहा है, जब आपकी फर्म से लाभ मिल रहा है तो आप निवेश ज्यादा करते हैं, और निवेश ज्यादा करने के कारण जो आपका मल्टीप्लायर होता है वो धनात्मक दिशा में काम करता है, और आपकी राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा प्राप्त होने लगती है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी तेजी से जनरेट होता है। हाँ, ये जो आय प्राप्त हुई है मूल्य में कमी होने के कारण, मूल्य में वृद्धि होने के कारण इनकी क्रय शक्ति क्षमता कम रहती है, क्रय शक्ति क्षमता कम रहती है। ये आपका इन्फ्लेशन का चक्कर हुआ। अब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन बाजार का यानी अस्फीति यानी मंदी सामान्य रूप से हम कहते हैं कि मंदी बाजार की वो दशा होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार कम होता चला जाता है। जब मूल्य कम होगा तो खुश कौन होगा? उपभोक्ता। लेकिन याद रखना, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को नहीं चलाते हैं, वो केवल कंज्यूम करते हैं। इकोनॉमी का जो पावर पॉइंट है वो प्रोड्यूसर होता है। तो आप प्रोड्यूसर की नजरिए से देखिए कि प्रोड्यूसर का जब प्राइस डिक्लाइन होगा तो ऑटोमेटिक है प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उसका लाभ पहले से कम हो जाएगा। जब लाभ कम होगा तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादक क्या करेगा? निवेश पहले से कम कर देगा, और जब निवेश कम करेगा तो गुणक, देखिए निवेश कम होने से गुणक उल्टा काम करेगा, गुणक उल्टी दिशा में काम करने लगेगा, और राष्ट्रीय आय और तथा रोजगार बहुत ज्यादा कम कर देगा। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार को
बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो ये अर्थव्यवस्था में जब फर्में बंद होती है, प्लांट्स बंद होते हैं, तो बहुत से लोगों को बेरोजगार कर देती है और साथ ही साथ उनकी इनकम भी छीन लेती है। ठीक है, आपने लॉकडाउन में देखा होगा। ठीक है, लॉकडाउन में, वैसे लॉकडाउन में प्राइस तो डाउन था नहीं, क्योंकि वो ये इकोनॉमी की एक असामान्य कंडीशन थी, लेकिन लॉकडाउन में आपने देखा होगा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट तेजी से डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि मार्केट बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। प्राइस कम प्रोडक्ट का, क्योंकि मार्केट ही नहीं थी, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, उन्होंने फर्में बंद कर दिया। फर्मों के बंद करने से अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर उल्टा काम किया। बहुत से लोग आप देखे हुए पैदल पलायन करके अपने अपने घर आ गए, पैदल पलायन करके अपने घर आ गए, उनकी रोजगार छिन गया और उनकी इनकम छिन गई। जब इकोनॉमी में रोजगार तथा इनकम छिन जाएगी तो मूल्य कम होने का क्या फायदा, जब आपके पास इनकम ही नहीं है। 1 रुपए किलो आपको सेब मिलेगा, लेकिन आपके पास इनकम नहीं है। तो सेब वाला अंत में जो सेब बेचने आता है, उसको जब सेब नहीं बिकेंगे तो वो क्या करेगा, सेब लाना ही बंद कर देगा। तो यानी इकोनॉमी जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेगी, स्टॉप होना चालू हो जाएगी। सेब वाला सेब बेचना बंद कर देगा, आलू वाला आलू बेचना बंद कर देगा। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग ब्रेक हो जाएगी, लगभग समाप्त हो जाएगी और इकोनॉमी बैठ जाएगी। बैठने का मतलब होता है पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर लोगों की जब इनकम नहीं रह जाती तो मूल्य कम होने के बावजूद भी उनकी परचेजिंग पावर लगभग जीरो हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है। और परचेजिंग पावर लगभग जीरो होने का तात्पर्य ये होता है कि अब उपभोक्ता कोई भी वस्तु को खरीद नहीं सकता है। तो मूल्य कम है लेकिन वस्तुओं को खरीद ही नहीं खरीद सकता, परचेजिंग पावर समाप्त हो जाती। क्रय शक्ति, आपको बोल रहा हूं, क्रय शक्ति अवमूल्यन में समाप्त हो जाती है। आपकी खरीदने की, आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपने 1 दिन एडजस्ट किया, 2 दिन एडजस्ट किया, लेकिन आपकी क्रय शक्ति नहीं। इन्फ्लेशन के अंतर्गत लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तो बढ़ता रहता है। अर्थव्यवस्था में आपके पास जॉब सुरक्षित रहती है और एम्प्लॉयमेंट बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी क्रय शक्ति पहले से कम होती है, क्योंकि जो आपको इनकम दे रहा कंपनी, वस्तुओं का मूल्य अधिक होने के कारण। दिल्ली में आप चले जाइए, 15,000 का फ्लैट है, अगर 20,000 की नौकरी आप कर रहे हैं तो 5,000 तो बचा, मतलब 75% आप अपनी इनकम का केवल रेंट पे दे रहे हैं। तो वहां पे प्राइस हाइक है, लेकिन ये कंफर्म है कि वहां पे जॉब नहीं जाएगी आपकी। तो कम से कम 5,000 का आप कंज्यूम तो कर सकते हैं, 5,000 आपको कंज्यूम तो कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में, और प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी गैप जब तक पाया जाता, जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट आउटपुट के रूप में काम नहीं करने लगता, तब तक ये प्रॉब्लम रहती है। जैसे आउटपुट के रूप में आएगा, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिर हो जाएगा। अब मूल्य स्थिर हो जाता, मूल्य स्थिर होता, कम नहीं होता, स्थिर हो जाता है, परिणाम स्वरूप हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। तो आरबीआई जानबूझ करके फिर से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देगी। मनरेगा का प्रोग्राम एक बड़ा लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को हाथ में ज्यादा क्रय शक्ति आए, ताकि इकोनॉमी में ये ग्रोइंग एजेंट, जिसको कहते हैं ग्रोविंग एजेंट लगातार ग्रो करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार इन्फ्लेशन जो प्राइस राइज करता है, ये आपकी थाली में दाल चावल रोटी की संख्या कम कर देता है, क्योंकि अब आप उसी इनकम से आप सारी चीजों को उतनी मात्रा नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि मूल्य बढ़ चुका है। लेकिन डिफ्लेशन आपकी इनकम जब समाप्त कर देगा, आय खत्म कर देगा, तो आपकी थाली ही समाप्त कर देगा। तो कहते हैं इन्फ्लेशन इज बैड, मुद्रास्फीति बुरी है, लेकिन डिफ्लेशन इज वेरी बैड। लेकिन जो अस्फीति है वो बहुत ही बुरी है। एक आपकी आपकी थाली से रोटियां कम कर देता है, दाल कम कर देता, दूसरा आपकी थाली से थाली को ही गायब कर देता। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, आप बताओ।